घने जंगल के बीच, जहां पेड़ आसमान को छूते हैं, वहां रात का सन्नाटा अचानक टूट गया। आसमान से बिजली की कड़कड़ाहट गूंजी और मूसलाधार बारिश ने पत्तों पर शोर मचाना शुरू कर दिया। नदी का पानी उफान पर था और लहरें किनारों से टकरा रही थीं। तभी एक लकड़ी की नाव अनियंत्रित होकर किनारे के पत्थरों से टकराई। जोरदार धमाके के साथ नाव का अगला हिस्सा टूट गया और वह कीचड़ में धंस गई। बारिश की बूंदें नाव के फटे हुए तख्तों पर गिर रही थीं। तभी उस टूटी हुई नाव के अंदर से एक बच्चे के रोने की आवाज आई। वह आवाज बिजली की गड़गड़ाहट के बीच भी साफ सुनाई दे रही थी। बच्चा नाव के कोने में पड़ा था, जबकि बाहर का तूफान और तेज हो गया था। पानी का स्तर बढ़ रहा था और नाव धीरे धीरे नदी की गहराई में समाने लगी थी। हवा के झोंके पेड़ों को झकझोर रहे थे और जंगल की झाड़ियां हिंसक रूप से हिल रही थी। उस लावारिस बच्चे की चीखें जंगल के सन्नाटे को चीर रही थीं। कोई उसे देख रहा था, कोई झाड़ियों के पीछे से उस नाव की ओर बढ़ रहा था। झाड़ियों के पीछे से एक भारी हलचल हुई। घने पत्तों को हटाते हुए काला बाहर निकली। वह रुक गई। उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। उसने नाव के टूटे हुए तख्तों को देखा। बच्चे की रोने की आवाज अब और भी तेज हो गई थी। काला ने एक कदम आगे बढ़ाया। उसके पैर कीचड़ में धंस गए। वह नाव के पास पहुंची और झुक गई। उसने नाव के अंदर झांका। बच्चा वहां पड़ा था। उसका शरीर कांप रहा था। काला ने अपना हाथ धीरे से बढ़ाया। उसने बच्चे के पास की लकड़ी को छुआ, फिर सावधानी से उसे अपने हाथों में उठा लिया। बच्चे का वजन उसके हाथों में महसूस हुआ। काला ने उसे अपनी छाती के करीब खींचा। बच्चे की सिसकियां धीरे धीरे कम होने लगीं। काला ने उसे अपने शरीर की गर्माहट दी। उसने अपनी उंगलियों से बच्चे के चेहरे को छुआ। बच्चा शांत हो गया और उसने काला की ओर देखा। एक पल के लिए जंगल का शोर थम गया। काला ने उसे और कसकर पकड़ लिया। उसने बच्चे की आंखों में देखा, एक गहरा जुड़ाव महसूस किया। वह अब उस बच्चे को अकेला नहीं छोड़ सकती थी। काला ने धीरे से मुड़कर जंगल की अंधेरी गहराई की ओर कदम बढ़ाए। काला घने जंगल के भीतर बढ़ती गई। चारों ओर ऊंचे पेड़ों की जड़ें जमीन पर जाल की तरह फैली थीं। उसने बच्चे को एक हाथ से मजबूती से थाम रखा था, जबकि दूसरे हाथ से लटकती हुई बेलों को हटा रही थी। बारिश अभी भी हो रही थी, जिससे मिट्टी फिसलन भरी हो गई थी। काला ने एक ऊंची ढलान को पार किया। उसके पैर कीचड़ में धंसते और निकलते रहे। रास्ते में एक विशाल पेड़ की टहनी उसके रास्ते में आई। उसने झुककर उसे पार किया। जंगल के अंधेरे में दूर से किसी शिकारी जानवर की आवाज सुनाई दी। काला तुरंत एक बड़े तने के पीछे छिप गई। उसने अपनी धड़कनें थाम ली, बच्चे को अपनी छाती से और करीब सटा लिया ताकि उसकी सांसों की आवाज बाहर न जाए। उसने घने पत्तों से एक गुफा जैसा स्थान ढूंढ निकाला। गुफा के भीतर का वातावरण बाहर की तुलना में शांत और सूखा था। काला ने गुफा के कोने में सूखी घास और पत्तों का एक बिस्तर तैयार किया। उसने बच्चे को धीरे से वहां लिटाया। सूरज की रोशनी घने पत्तों के बीच से छनकर जमीन पर गिरती थी। साल दर साल गुजरते गए। टार्जन अब बच्चा नहीं रहा था। वह पेड़ों की सबसे ऊंची डालियों तक पहुंचने लगा था। उसने अपनी उंगलियों से मजबूत लताओं को कसकर पकड़ा। एक झटके के साथ उसने खुद को हवा में उछाल दिया। उसके हाथ एक टहनी से दूसरी टहनी तक बिजली की गति से पहुंचते थे। वह हवा में झूलता, फिर एक पेड़ के तने पर पैर टिकाकर खुद को आगे धकेलता। उसकी मांसपेशियां हर छलांग के साथ तन जाती थीं। वह कभी गिरता तो तुरंत हाथों के बल जमीन पर संभल जाता और वापस ऊपर की ओर दौड़ पड़ता। उसने लताओं को रस्सी की तरह इस्तेमाल करना सीख लिया था। एक लता को पकड़कर वह लंबी दूरी तक झूला झूलता और दूसरे पेड़ की शाखा पर सटीक लैंडिंग करता। उसके शरीर में अब जंगल की फुर्ती समा चुकी थी। वह डालियों के बीच ऐसे चलता जैसे जमीन पर चल रहा हो। उसने एक ऊंची टहनी को पकड़ा और अपनी पूरी ताकत से उसे नीचे की ओर खींचा। फिर उस तनाव का इस्तेमाल करके
खुद को और ऊंचाई पर फेंक दिया। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि वह एक हाथ से अपना पूरा वजन संभाल लेता था। हर दिन उसका अभ्यास और कठिन होता गया। वह अब पेड़ों के सबसे ऊपरी हिस्से में भी बिना डरे दौड़ सकता था। पेड़ों की घनी टहनियों के बीच शोर मच गया। टार्जन के बंदर दोस्त उसे चुनौती देते हुए एक डाल से दूसरी डाल पर कूद रहे थे। टार्जन ने एक लंबी लता को पकड़ा और हवा में गोता लगाते हुए अपने साथियों के बीच जा पहुंचा। बंदरों ने उसे घेर लिया। कोई उसकी पीठ पर चढ़ने की कोशिश करता तो कोई उसकी टांगें खींचकर उसे नीचे गिराने का प्रयास करता। टार्जन जोर से हंसा और एक झटके में खुद को ऊपर खींच लिया। उसने एक बंदर को पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन वह फुर्ती से दूसरी टहनी पर जा बैठा। टार्जन ने अपनी उंगलियों से टहनी को छुआ और फिर एक लंबी छलांग लगाकर उसे हवा में ही दबोच लिया। दोनों एक दूसरे को पकड़कर डालियों के बीच लुढ़कने लगे। वे एक साथ नीचे की ओर झूलते, फिर एक दूसरे को धक्का देकर वापस ऊपर की ओर उछल जाते। टार्जन की हंसी जंगल के सन्नाटे को चीर रही थी। बंदरों का झुंड उसे अपने बीच पाकर उत्तेजित था। एक बंदर ने टार्जन के कंधे पर कूदकर उसे आगे बढ़ने का इशारा किया। टार्जन ने लताओं के जाल के बीच से रास्ता बनाया। वह बंदरों के साथ तालमेल बिठाकर दौड़ रहा था। उसने एक ऊंची टहनी पर रुककर अपने बंदर दोस्तों की ओर देखा और चिल्लाया, मैं तुम लोगों में से ही एक हूं। बंदरों ने उसकी बात का जवाब अपनी खास आवाजों में दिया। टार्जन ने फिर से छलांग लगाई। इस बार वह बंदरों से भी तेज गति से आगे निकल गया। हंसी की गूंज धीरे धीरे जंगल के सन्नाटे में खो गई। टार्जन अभी भी उसी डाल पर लटका हुआ था। तभी उसने नीचे झाड़ियों में हलचल महसूस की। झुंड के अन्य गोरिल्ला वहां जमा थे। वे टार्जन की ओर नहीं बल्कि एक दूसरे की ओर देख रहे थे। उनकी भौहें सिकुड़ी हुई थीं और वे धीमी आवाज में कुछ गुदगुदा रहे थे। टार्जन ने अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन एक बड़े गोरिल्ला ने उसे देखते ही अपना मुंह दूसरी तरफ घुमा लिया। वे लोग टार्जन के पास से गुजरे, लेकिन किसी ने उसे छुआ तक नहीं। वे उसके शरीर की बनावट और उसके चलने के ढंग पर उंगलियां उठा रहे थे। टार्जन ने अपना हाथ वापस खींच लिया। उसने देखा कि कैसे वे सब एक साथ मिलकर फल खा रहे थे, लेकिन उसके लिए वहां कोई जगह नहीं छोड़ी गई थी। टार्जन ने नीचे की ओर देखा, जहां वे लोग अब भी फुसफुसा रहे थे। उसने अपना सिर झुकाया और चुपचाप वहां से हट गया। वह घने पत्तों को हटाते हुए पेड़ के सबसे ऊपरी और अकेले हिस्से की ओर बढ़ने लगा। उसने एक ऐसी डाल चुनी जो सबसे ऊंचाई पर थी और बाकी झुंड से दूर थी। वह वहां जाकर बैठ गया। उसने अपने पैरों को डाल पर सिकोड़ लिया और अपनी ठुड्डी को घुटनों पर टिका लिया। वह नीचे की हलचल को देख रहा था, लेकिन अब वह उसका हिस्सा नहीं था। ऊंची डाल पर बैठे टार्जन की नजरें नीचे नदी की ओर टिकी थीं। अचानक पानी के चीरने की एक अजीब सी आवाज ने सन्नाटे को तोड़ दिया। उसने देखा नदी के घुमावदार मोड़ पर एक लकड़ी की नाव धीरे धीरे किनारे की ओर बढ़ रही थी। टार्जन ने अपनी पकड़ डाल पर और मजबूत कर ली। नाव पानी से टकराकर रेत पर आ रुकी। उसमें से दो आकृतियां बाहर निकलीं, एक लंबा व्यक्ति और उसके पीछे एक महिला। वे भारी सामान उतार रहे थे। टार्जन ने अपनी गर्दन आगे की ओर बढ़ाई। उसकी आंखें उन अजनबियों की हरकतों को बारीकी से देख रही थीं। वे लोग अपनी भाषा में कुछ बोल रहे थे, जिसकी आवाज टार्जन के कानों में पहली बार पड़ी थी। टार्जन ने अपने हाथ से एक पत्ता तोड़ा और उसे अपनी मुट्ठी में कस लिया। उसके शरीर की मांसपेशियां तन गईं। उसने देखा कि वे लोग अपने हाथों में अजीब उपकरण लिए हुए थे, जो सूरज की रोशनी में चमक रहे थे। टार्जन ने धीरे से अपना सिर पीछे किया, जैसे वह किसी अदृश्य खतरे को भांप रहा हो। उसका दिल तेज धड़कने लगा था। उसने पहले कभी ऐसी चीजें नहीं देखी थीं। वह डाल से थोड़ा और नीचे झुका, लेकिन डर के मारे उसने अपनी सांसें रोक ली। टार्जन की उंगलियां डाल को और जोर से भींचने लगी। टार्जन ने अपनी पकड़ ढीली की और एक निचली डाल पर आ गया। वह अब उन अजनबियों के
और करीब था। उसने देखा कि महिला जेन एक बड़े पेड़ के पास खड़ी होकर कुछ लिख रही थी। टार्जन ने एक टहनी को धीरे से हिलाया जिससे पत्तों में सरसराहट हुई। जेन ने तुरंत अपना सिर ऊपर उठाया। उसकी नजरें सीधे टार्जन की ओर टिकी। टार्जन का शरीर एक पल के लिए जम गया। उसने अपनी सांसें थाम ली। जेन ने अपनी आंखें सिकोड़ी और पेड़ की उस घनी छाया की ओर इशारा किया जहां टार्जन छिपा था। उसने अपने पिता को पुकारा। टार्जन ने खतरा भांप लिया। उसने बिना एक पल गंवाए अपने पैरों से डाल को धक्का दिया और पीछे की ओर छलांग लगा दी। वह एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर बिजली की गति से झूलता हुआ आगे बढ़ गया। पीछे से जेन की आवाज आई। उसने अपनी गति धीमी नहीं की जब तक कि वह काफी दूर नहीं निकल गया। वह एक मोटे तने के पीछे रुक गया। अगली सुबह सूरज की किरणें पत्तों के बीच से छनकर जमीन पर गिर रही थी। टार्जन उसी स्थान के पास एक पेड़ की ओट में खड़ा था। उसके पैर जमीन पर टिके थे, लेकिन उसकी मांसपेशियां किसी भी पल भागने के लिए तैयार थीं। उसने देखा जेन फिर से उसी नदी के किनारे अकेली बैठी थी। टार्जन ने एक गहरी सांस ली, अपनी हथेलियों को तने पर रगड़ा और धीरे धीरे बाहर निकला। उसके कदम दबे हुए थे। जेन ने आहट सुनी और पीछे मुड़ी। उसने टार्जन को देखा और अपनी जगह से नहीं हिली। टार्जन एक सुरक्षित दूरी पर रुक गया। उसकी नजरें जेन के हाथों पर टिकी थीं। जेन ने धीरे से अपना हाथ हवा में उठाया और अपनी हथेली को खुला रखा। टार्जन ने अपना सिर थोड़ा तिरछा किया। उसकी आंखें जेन के हाथ की गति को बारीकी से देख रही थीं। उसने एक कदम आगे बढ़ाया। जेन का चेहरा शांत था, उसमें कोई डर नहीं था। टार्जन ने भी अपना हाथ धीरे से ऊपर उठाया। जैसे ही उसकी उंगलियां जेन के हाथ के करीब पहुंची, टार्जन ने झिझकते हुए अपना हाथ उसके हाथ के पास रखा। यह स्पर्श एक अनकही सहमति थी। टार्जन ने अपना हाथ वापस खींचा, लेकिन उसकी नजरें अभी भी जेन के चेहरे पर टिकी थीं। जेन ने अपना सिर थोड़ा झुकाया और स्पष्ट शब्दों में कहा, मैं जेन हूं। टार्जन ने अपने होंठ सिकोड़े। उसने गले में एक अजीब सी गूंज महसूस की। उसने अपनी जीभ को तालू से छुआ, जैसे वह किसी नए स्वाद को परख रहा हो। उसने जेन की ओर इशारा किया और धीरे से फुसफुसाया, जे शब्द उसके गले से थोड़ा लड़खड़ाते हुए बाहर आया। जेन की आंखें चमक उठी। उसने उत्साह में अपना सिर हिलाया और फिर से कहा, जेन। टार्जन ने इस बार अपनी आवाज को थोड़ा और साफ किया। उसने अपने सीने पर हाथ रखा और फिर जेन की ओर देखकर दोहराया, जेन। इस बार उच्चारण पहले से बेहतर था। जेन खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसने तालियां बजाईं। टार्जन ने उसे देखकर अपने चेहरे की मांसपेशियों को ढीला किया। उसके चेहरे पर पहली बार एक ऐसी मुस्कान उभरी जो केवल शिकार या दौड़ने के दौरान नहीं, बल्कि किसी और के साथ जुड़ने के कारण थी। उसने दोबारा जेन का नाम लिया, जेन। अब यह शब्द उसके लिए सिर्फ एक ध्वनि नहीं, बल्कि एक पहचान बन चुका था। दोनों के बीच की दूरी अब पूरी तरह मिट चुकी थी। टार्जन ने आसपास के पेड़ों की ओर देखा, फिर वापस जेन की ओर। उसने महसूस किया कि जंगल की भाषा के अलावा अब उसके पास एक और रास्ता था। हवा का रुख अचानक बदल गया। पेड़ों की ऊंची शाखाओं पर बैठे पक्षी एक साथ शोर मचाते हुए आसमान की ओर उड़ गए। टार्जन ने अपना सिर ऊपर उठाया। उसकी नाक ने हवा में किसी अनजान गंध को महसूस किया। यह मिट्टी और पत्तों की महक नहीं थी, बल्कि धातु और बारूद की तीखी गंध थी। जेन ने भी उसे देखा। उसकी मुस्कान गायब हो गई। दूर कहीं झाड़ियों के टूटने की कर्कश आवाज सुनाई दी। कोई भारी कदमों से आगे बढ़ रहा था। टार्जन ने तुरंत जेन के सामने अपनी बाहें फैला दी। उसे पीछे धकेलते हुए एक पेड़ के तने के पीछे कर दिया। उसने अपने कान खड़े कर लिए। जंगल की वह जानी पहचानी शांति अब एक भारी सन्नाटे में बदल चुकी थी। तभी सूखी टहनियों के टूटने की आवाज और करीब आई। एक परछाई घने पत्तों के बीच से उभरी। वह एक इंसान था, जिसके हाथ में एक लंबी
ठंडी धातु की वस्तु चमक रही थी। टार्जन की आंखों की पुतलियां फैल गईं। उसने अपनी बंदूक को कंधे पर टिकाया और जंगल की गहराई की ओर अपनी नजरें घुमाईं। टार्जन ने अपने हाथ की मुट्ठियां भींच लीं। उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगीं। शिकारी ने एक कदम और आगे बढ़ाया। उसके भारी जूतों की आवाज गीली मिट्टी पर साफ सुनाई दे रही थी। टार्जन ने जेन की ओर एक संकेत किया, उसे बिल्कुल चुप रहने को कहा। शिकारी ने अपनी पीठ से एक भारी रस्सी का जाल निकाला। उसने उसे जमीन पर फैलाया और लताओं के बीच इस तरह छिपा दिया कि वह दिखाई न दे। उसने एक धातु का खंभा जमीन में गाड़ा और उसे रस्सी से बांध दिया। जैसे ही एक हिरण उस जाल के पास से गुजरा, शिकारी ने जोर से रस्सी खींची। जाल ऊपर उठा और हिरण उसमें फंसकर छटपटाने लगा। हिरण की तीखी चीख जंगल में गूंज उठी। यह संकेत था। पेड़ों पर बैठे बंदरों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। वे अपनी शाखाएं छोड़कर दूसरी ओर भागने लगे। नीचे जमीन पर जंगली सूअर और अन्य जानवर अपनी जान बचाने के लिए बेतहाशा दौड़ने लगे। झाड़ियों में से पत्तों के टूटने और जानवरों के पैरों की धमक सुनाई देने लगी। पूरा जंगल अब एक खौफनाक शोर से भर गया था। पक्षी अपने घोंसले छोड़कर आसमान में गोल गोल घूमने लगे। शिकारी ने एक और जाल तैयार किया और उसे मुख्य रास्ते पर बिछा दिया। उसने एक सीटी बजाई, जिससे जंगल की शांति पूरी तरह चकनाचूर हो गई। शिकारी ने अपनी बंदूक का रुख झाड़ियों की ओर किया और एक ठंडी मुस्कान के साथ आगे बढ़ा। जंगल के निवासी अब एक घेरे में फंस चुके थे। टार्जन एक ऊंची डाल पर स्थिर बैठा था। उसकी नजरें नीचे उस शिकारी पर टिकी थीं, जो अब जाल बिछाकर आगे बढ़ रहा था। टार्जन की सांसें तेज हो गईं। उसके सीने की मांसपेशियां फूलने लगीं। उसने अपनी मुट्ठियां इतनी जोर से भींची कि उसकी उंगलियों की पोरें सफेद पड़ गईं। नीचे एक बंदर का बच्चा जाल में उलझकर तड़प रहा था। उस बच्चे की चीख ने टार्जन के भीतर एक ज्वालामुखी सा जगह दिया। उसने अपने दांत पीस लिए। उसके जबड़े सख्त हो गए। उसकी आंखों में अब केवल सतर्कता नहीं, बल्कि एक हिंसक चमक थी। उसने अपनी गर्दन को झटके से घुमाया, जैसे किसी शिकार पर झपटने की तैयारी कर रहा हो। टार्जन ने एक गहरी सांस ली, जो उसके फेफड़ों में आग की तरह महसूस हुई। वह जानता था कि यह उसका घर है, उसके परिवार का आश्रय है, जिसे यह बाहरी व्यक्ति नष्ट कर रहा है। उसने अपने पैरों के पंजों को पेड़ की छाल में मजबूती से धंसा लिया। शिकारी ने एक और जाल की रस्सी को कसते हुए ठहाका लगाया। उस आवाज को सुनते ही टार्जन के भीतर का संयम पूरी तरह टूट गया। उसने अपने शरीर को आगे की ओर झुकाया। गुरुत्वाकर्षण को चुनौती देते हुए उसकी आंखों में अब एक ही लक्ष्य था, उस शिकारी को रोकना। उसने लताओं को पकड़ने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाए। टार्जन ने पेड़ की डाल छोड़ी और हवा में तैर गया। उसके हाथ एक मजबूत लता से जा टकराए। उसने पूरे जोर से लता को खींचा और एक झटके के साथ शिकारी की ओर झूला। हवा उसके कानों के पास से सनसनाती हुई गुजरी। शिकारी ने आहट सुनी और ऊपर देखा, लेकिन तब तक टार्जन उसके सिर के ऊपर पहुंच चुका था। शिकारी ने घबराकर अपने हाथ में पकड़े जाल को टार्जन की दिशा में जोर से फेंका। जाल हवा में फैला और टार्जन को घेरने के लिए आगे बढ़ा। टार्जन ने अपनी पीठ को पूरी तरह मोड़ लिया। उसने हवा में एक कलाबाजी खाई और जाल के धागों के बीच से फिसल गया। जाल खाली होकर जमीन पर गिरा और टार्जन एक दूसरी लता को पकड़कर फिर से ऊपर की ओर उछल गया। उसकी गति इतनी तेज थी कि शिकारी की नजरें उसका पीछा नहीं कर पा रही थी। टार्जन ने एक पल के लिए भी अपनी पकड़ ढीली नहीं की। वह एक पेड़ के तने से टकराया, अपने पैरों से जोर लगाया और वापस शिकारी की ओर एक तीर की तरह लपका। टार्जन ने शिकारी के बिल्कुल करीब पहुंचकर एक पल के लिए अपनी गति धीमी की। शिकारी ने घबराहट में बंदूक का ट्रिगर दबाने की कोशिश की, लेकिन टार्जन का हाथ बिजली की तरह आगे बढ़ा। टार्जन ने अपनी मजबूत उंगलियों से बंदूक की नली को मजबूती से जकड़ लिया। उसने एक जोरदार झटका दिया।
जिससे शिकारी के हाथ की पकड़ ढीली पड़ गई। बंदूक शिकारी के हाथों से छूटकर हवा में उछल गई। टार्जन ने दूसरे हाथ से बंदूक को बीच हवा में ही लपक लिया। शिकारी का संतुलन पूरी तरह बिगड़ गया और वह अपना बचाव करने के लिए पीछे की ओर गिरा। टार्जन ने बंदूक को अपने सिर के ऊपर घुमाया और उसे जंगल की गहरी झाड़ियों में बहुत दूर फेंक दिया। बंदूक के गिरने की आवाज दूर जाकर शांत हो गई। अब शिकारी के पास कोई हथियार नहीं बचा था। वह जमीन पर घुटनों के बल बैठा हाँफ रहा था और अपनी खाली हथेलियों को देख रहा था। उसकी आंखें फटी की फटी हो गई और वह कांपने लगा। टार्जन ने उसके सामने आकर अपनी छाती तान ली। शिकारी पूरी तरह टूट चुका था और टार्जन के सामने झुकने को मजबूर था। तभी घनी झाड़ियों के पीछे से एक भारी और कांपती हुई आवाज गूंजी। काला ने अपनी जगह से छलांग लगाई और टार्जन की ओर देखते हुए चिल्लाई, टार्जन, संभल कर, पीछे देखो। उसकी आवाज में डर और चिंता साफ झलक रही थी। वह अपनी जगह पर स्थिर नहीं रह पा रही थी। उसके हाथ बार बार जमीन को कुरेद रहे थे। टार्जन ने शिकारी की ओर से अपनी नजरें हटाई और एक पल के लिए काला की तरफ मुड़ा। काला ने फिर से पुकारा, टार्जन, सावधान। टार्जन ने एक गहरी सांस ली। उसके सीने की मांसपेशियां तन गईं और उसकी नसें उभर आईं। उसने अपनी गर्दन को एक झटके के साथ शिकारी की दिशा में घुमाया। अचानक टार्जन के गले से एक भीषण दहाड़ निकली जो पूरे जंगल में गूंज गई। यह दहाड़ केवल एक आवाज नहीं थी, बल्कि एक चेतावनी थी। उसने अपने दोनों हाथों को अपनी छाती पर जोर से मारा और फिर से दहाड़ा। टार्जन ने अपनी आवाज को और ऊंचा करते हुए कहा, यह मेरा घर है, मैं अपने परिवार की रक्षा करूंगा। उसकी आवाज में एक ऐसी शक्ति थी जिसने आसपास के पेड़ों की पत्तियों को भी हिला दिया। वह शिकारी के सामने चट्टान की तरह खड़ा हो गया। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और अपनी मुट्ठियां भींच ली। शिकारी कांपते हुए पीछे हटा, लेकिन टार्जन अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ। उसने अपनी आंखों से शिकारी को घूरते हुए फिर से गर्जना की। टार्जन ने एक पल भी व्यर्थ नहीं गंवाया। उसने जमीन से एक भारी लकड़ी का टुकड़ा उठाया और उसे शिकारी के पैरों के पास जोर से पटका। लकड़ी के टकराने की गूंज से शिकारी का संतुलन डगमगा गया। वह लड़खड़ाते हुए पीछे की ओर गिरा और कीचड़ में जा धंसा। टार्जन ने उसे उठने का मौका नहीं दिया। वह बिजली की गति से आगे बढ़ा और शिकारी के ठीक ऊपर जाकर खड़ा हो गया। टार्जन ने अपनी गहरी और भारी आवाज में एक अंतिम चेतावनी दी। शिकारी ने अपनी जान बचाने के लिए घिसटते हुए पीछे हटने की कोशिश की। वह पूरी तरह से हताश होकर उठा और जंगल के बाहर की ओर दौड़ पड़ा। टार्जन ने उसे भागते हुए देखा और एक बार फिर जोरदार दहाड़ लगाई। शिकारी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वह झाड़ियों को रौंदता हुआ ओझल हो गया। जंगल में सन्नाटा छा गया। टार्जन ने एक लंबी सांस ली। काला और बाकी गोरिल्ला धीरे धीरे झाड़ियों से बाहर निकले। उन्होंने टार्जन को घेर लिया और अपनी खुशी जाहिर करने के लिए धीमी आवाजें निकाली। टार्जन ने अपने परिवार के सदस्यों को देखा और एक संतोषजनक मुस्कान के साथ सिर झुकाया। खतरा टल चुका था। धूल और शोर के शांत होने के बाद चेन धीरे धीरे टार्जन के पास आई। उसने टार्जन की ओर देखा और फिर दूर उस दिशा में इशारा किया जहां से वे आए थे। जेन ने धीमी लेकिन स्पष्ट आवाज में पूछा, टार्जन, क्या तुम हमारे साथ चलोगे? क्या तुम उस दुनिया को देखना चाहोगे जहां से हम आए हैं? टार्जन स्थिर खड़ा रहा। उसने जेन की आंखों में देखा, फिर अपनी नजरें घुमाकर उन ऊंचे पेड़ों की ओर ले गया जो उसके बचपन के साथी थे। उसने देखा कि काला और बाकी गोरिल्ला उसे ही देख रहे थे। काला ने अपने हाथ से टार्जन के कंधे को धीरे से छुआ। टार्जन ने अपने परिवार के चेहरों पर दौड़ती हुई राहत की लकीरें देखी। उसने अपनी मुट्ठियां खोली और चारों ओर फैली घनी हरियाली को महसूस किया। हवा में पेड़ों की महक और दूर से आती नदी की कल की आवाज उसे अपनी ओर खींच रही थी। टार्जन ने जेन की ओर रुख किया और एक सौम्य मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया। उसने धीरे से कहा, मेरी जगह यहीं है, अपने परिवार के साथ। उसने एक कदम पीछे लिया
और अपने गोरिल्ला परिवार के बीच जाकर खड़ा हो गया। जेन ने उसकी आंखों में उस अटूट बंधन को देखा जो उसे इस जंगल से बांधे हुए था। टार्जन ने ऊंचे पेड़ों की शाखाओं को मजबूती से पकड़ा और ऊपर की ओर चढ़ गया। उसकी हर हरकत में जंगल की लय बसी थी। वह एक डाल से दूसरी डाल पर झूलता हुआ आगे बढ़ा, जहां सूरज की किरणें पत्तों के बीच से छनकर आ रही थीं। उसने रुककर नीचे अपने परिवार को देखा, जो उसे अपना मानकर साथ चल रहे थे। उसका दिल उसी जंगल की धड़कन के साथ ताल मिला रहा था। टार्जन ने समझ लिया था कि इंसान होने का मतलब केवल जन्म लेना नहीं, बल्कि उस जगह को अपनाना है जहां आपका दिल सुकून पाता है। चाहे आप कहीं से भी आए, आपका दिल ही तय करता है कि आप कौन हैं। यह जंगल ही उसका घर था और यही उसकी असली पहचान थी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी ही और कहानियों से जुड़ सकें।